दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों कल के दिन विप्रो का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिला था। 2 से 3% तक की गिरावट विप्रो के शेयर में हमें देखने को मिली थी। अब गिरावट का नंबर एक टाइम तक तो 4% भी था, बट उसके बाद कुछ रिकवरी के साथ लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई थी। अब कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के जो नंबर्स हैं उसमें कुछ शॉकिंग चीज़ें भी रिवील की थी, जो कि बोल सकते हैं मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से तो नहीं था, बट हाँ शेयर होल्डर के लिए बड़ा खबर वो ज़रूर है। 15,000 करोड़ का कंपनी ने बायबैक की अनाउंसमेंट की थी। मार्केट एस्टिमेट मिनिमम 16,000 करोड़ था। कुछ ब्रोकरेज हाउस 18,000 करोड़ भी बोल रहे थे, क्योंकि 40,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्री कैश कंपनी के पास अवेलेबल है। इस वजह से बायबैक की एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी बड़ी थी, बट कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब किताब के नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए। बायबैक के 15,000 करोड़ के ही दिए हैं। और उसके साथ अगर कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% से ग्रो करता हुआ नजर आया। कांस्टेंट करेंसी के टर्म में कंपनी का रेवेन्यू क्यू एन क्यू बेसिस पे 0.6% से ही ग्रो करता हुआ नजर आया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.1% की ग्रोथ दिखाया। अगर कांस्टेंट करेंसी वाली सिनेरियोज फॉलो हुई हैं तो इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है डॉलर। और डॉलर वाले रीजंस को अगर हम हटा दें तो रेवेन्यू में कोई अट्रैक्टिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। और इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें आईटी सर्विसेज के बारे में, तो उसमें जो आने वाला रेवेन्यू था वो क्यू एन क्यू बेसिस पे मात्र 0.2% से ही ग्रो करता हुआ नजर आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.2% की डिक्लाइन ही इसने रिपोर्ट किया है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स के बारे में, तो आईटी सर्विसेज में वो 17.3% रिपोर्ट हुआ है, जो कि सिक्वेंशली 0.3% से गिरा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.2% से गिरा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें थोड़ी बहुत इम्पैक्ट आई है। क्योंकि ये प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे, सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं, अगर क्यू एन क्यू बेसिस पे देखोगे तो वहाँ पर आपको 12% की ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा है। बाकी अगर हम इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के मार्जिन्स की गाइडेंस की बात करें, तो विप्रो ने जो गाइडेंस दिया है 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, पूरे 27 को लेकर नहीं, फर्स्ट क्वार्टर को लेकर, उसमें कंपनी के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वीक रेवेन्यू हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि वीक रेवेन्यू गाइडेंस विप्रो ने इशू किया है। अब कांस्टेंट करेंसी के टर्म में अगर हम बात करें तो -2% से लेकर 0% तक की ग्रोथ दिख सकती है। यानी कि 1% की ग्रोथ भी आपको मे बी देखने को नहीं मिलेगा Q1 के रेवेन्यू में। या तो 0% होगा, जो कि बहुत अच्छे केस में 0% होगा, और अगर जो सिनेरियो चल रहा है वही एज इट इज़ कंटिन्यू रहा तो नेगेटिव ग्रोथ भी कंपनी दिखा सकती है, -2%। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कारण बना है विप्रो के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के 4% की गिरावट का। बाकी विप्रो कितना एक्सपेक्ट कर रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप कन्वर्ट कर लेना। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है $2,597 मिलियन की। सॉरी, एक रेंज मेंशन किया गया है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये है और मैक्सिमम है $2,651 मिलियन की। और Q4 के डील्स की बात करें तो $3.5 बिलियन के डील्स कंपनी ने सिक्योर किया है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप विप्रो के इन्वेस्टर्स हो तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन मार्केट बंद है, बट फिर भी HDFC बैंक काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि HDFC बैंक आज के दिन अपने क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट करने वाली है। रिजल्ट आने से पहले कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहेंगे अगर रिजल्ट अच्छा या ख़राब देखने को मिल जाता है तो। इसमें सबसे पहला है कंपनी 52 वीक हाई से
21.6% नीचे है, और ये 21.6% नीचे आने के लिए कंपनी को एक लंबा समय देना नहीं पड़ा है। अप्रैल का महीना इतना ख़राब गया है कंपनी के लिए, मार्च का महीना इतना ख़राब गया है कंपनी के लिए कि पिछले 6 साल में कभी भी कंपनी ने उतना गिरावट नहीं दिखाया है किसी भी महीने में। बाकी कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो 16 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, पिछले 5 साल के भी लोवेस्ट लेवल पे है, 10 साल के भी लोवेस्ट लेवल पे है। तो इतने वर्स्ट टाइम पे जो HDFC बैंक दिख रही है, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। सबसे बड़ा डाउट गवर्नेंस इश्यूज़ है, जो कि कंपनी के चेयरमैन ने रिसेंटली जो रेजिग्नेशन दिया है उससे क्रिएट हुआ है। और बाकी US और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन फ्यूचर इनके जो लैंडिंग ग्रोथ्स हैं वो भी हमें स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे वैल्यूएशंस करेक्ट हुई है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर जो कंपनी के नंबर्स हैं वो अगर अच्छे देखने को मिल गए, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो गए, तो फिर ये कंपनी में एक शार्प रिकवरी भी हमें विटनेस करने को मिल सकती है मंडे के दिन। और एक्सपेक्टेशंस अगर और भी ख़राब देखने को मिल गए तो हो सकता है 21.6% की जो गिरावट है वो आपको और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख जाए। तो मार्केट इस कंपनी के अर्निंग से क्या उम्मीद कर रही है? तो देखो, Q4 का प्रीव्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टैंड अलोन, ठीक है, यानी कि HDFC बैंक के खुद का। बाकी इनकी जो सब्सिडरीज है लाइक HDFC लिमिटेड और भी सब्सिडरीज, उनका नंबर मेंशन नहीं किया गया है। तो सिर्फ HDFC बैंक की ही अगर हम बात करें तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम 4.9% से ग्रो कर सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल के नेट इंटरेस्ट इनकम Q4 में 32,070 करोड़ थे, बट इस बार 33,665 करोड़ आ सकते हैं, ये मार्केट एंटिसिपेट कर चल रही है। और प्रोविजंस हमें 7.9% से ग्रो कर सकते हैं। देखो, प्रोविज़न का बढ़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्रोविज़न बढ़ता है तो कंपनी के प्रॉफिट गिरते हैं, और प्रोविज़न जब गिरता है तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्रोविज़न वो अमाउंट है जिसको बैंक एज्यूम करके चल रही है कि इन फ्यूचर ये पैसा बैंक के पास नहीं आएगा। तो अगर बैंक ये एज्यूम कर ली है तो वो कंपनी के एक्सपेंस में ऐड कर दिया जाएगा, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स नीचे चले जाते हैं। तो प्रोविजंस अगर बढ़ें तो ये अच्छी बात नहीं होती है। बट यहाँ पर HDFC बैंक को लेकर एक्सपेक्टेशंस है 7.9% से ग्रो करेगी प्रोविजंस। 3,448 करोड़ का प्रोविज़न रिपोर्ट होगा, जो कि पिछले साल के Q4 में 3,193 करोड़ ही था। और ग्रॉस NPA 1.2% रिपोर्ट हो सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.24% था। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.39% रिपोर्ट हो सकता है, जो कि पिछले बार 3.46% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर सकता है क्योंकि प्रोविजंस इंक्रीज हो सकता है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि पिछले बार से 8% ज़्यादा प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर सकती है। 19,013 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है, जो कि पिछले बार 17,616 करोड़ ही थे। अगर प्रोविज़न 7% से ग्रो नहीं करते तो हो सकता है कि नेट प्रॉफिट हमें 10% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाता हुआ नज़र आता। बट प्रोविज़न की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है 7 से 8% की। अब प्रोविज़न मान लो एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर हो जाए, यानी कि 5% से ही ग्रो करते हुए नज़र आ जाए, तो बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हमें 10% को क्रॉस करता हुआ नज़र आ जाए ग्रोथ के मामले में। और वो क्रॉस कर देता है तो मार्केट को वो नंबर पसंद आ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट एंड नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आएंगे या फिर ख़राब आएंगे। बाकी रिजल्ट अगर आपको देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। एक और बात बताना भूल गया कि HDFC बैंक जो नंबर्स रिपोर्ट करेगी उसके साथ आपको गाइडेंस पर भी ध्यान रखनी है कि लेंडिंग ग्रोथ गाइडेंस HDFC बैंक को करंट सिनेरियोस के बेसिस पे कैसी लग रही है। वो गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ नंबर्स को देखकर खुश मत होना, गाइडेंस को भी ध्यान में रखना, ठीक है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों आनंद राठी वेल्थ। इसने हाल ही में Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहाँ पर प्रॉफिट 32% से ग्रो किए थे। उसके साथ कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अगर आप आनंद राठी वेल्थ के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।